नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी ज़रूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, खबरें खेती की के इस विशेष अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपराजिता और आज हम लेकर आए हैं खेती किसानी से जुड़ी वो अहम जानकारियां जो आपके खेत, पशुधन, मौसम और मंडी पर सीधे असर डालती है। आज के कार्यक्रम में जानेंगे भिंडी की उन्नत खेती की वैज्ञानिक विधि, टावे वाले हैरो की उपयोगिता, नींबू, केले और मत्स्य पालन का आपसी समन्वय और मछली पालन विभाग की 100% गारंटी भ्रमण योजना के लाभ। साथ ही जानेंगे आज का मंडी भाव और मौसम का हाल भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। उन्नत किस्मों से भिंडी की खेती अब और भी फायदेमंद। आरका अनामिका और वर्दा जैसी प्रजातियां दे रही हैं अधिक उत्पादन और बेहतर बाजार भाव। खेत की जुताई अब और भी असरदार। टावेदार हैरो के इस्तेमाल से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार और खरपतवारों पर नियंत्रण। एक ही जमीन पर नींबू, केले और मछली पालन वैशाली के किसान रंजीत कुमार ने अपनाया एकत्रित खेती का मॉडल, आमदनी में हुआ इजाफा। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए हाजीपुर में चल रहा है 100% गारंटी भ्रमण योजना। मत्स्य विभाग दे रहा है प्रशिक्षण और उत्पादन की पूरी गारंटी। भिंडी एक प्रमुख सब्जी फसल है जो गर्म और आर्द्र जलवायु में बखूबी उगाई जाती है। किसान यदि उन्नत किस्मों की खेती करे तो उत्पादन के साथ साथ मुनाफा भी दोगुना कर सकते हैं। जैसे आरका अनामिका, यह किस्म अपनी उच्च उत्पादकता और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जानी जाती है। इसी तरह वर्दा किस्म भी अपने अच्छे आकार, गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता के लिए खास पहचान रखती है। उन्नत भिंडी की खेती न सिर्फ उत्पादन बढ़ाती है बल्कि फसल की गुणवत्ता भी बेहतर बनाती है, जिससे बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। मत्स्य विभाग द्वारा चलाई जा रही है 100% गारंटी भ्रमण योजना और प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य मछली पालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण के साथ साथ मछली बीज भी प्रदान किया जाता है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें उत्पादन की 100% गारंटी दी जाती है, जिससे किसान आत्मविश्वास के साथ मछली पालन में उतर सके। इससे मत्स्य व्यवसाय को गति मिलती है और ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार का बेहतर विकल्प मिलता है। भ्रमण दर्शन की योजना, यह एक बहुत ही अच्छी योजना है जिसके तहत जो है हम लोग आसपास के जिलों में अवस्थित वैसे किसान जो बहुत ही अच्छे तरीके से मत्स्य पालन कर रहे हैं, चौर में मत्स्य पालन हो या बायोफ्लॉक में मत्स्य पालन कर रहे हैं, इस प्रकार के जो किसान अच्छे से कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग अपने ज़िले के किसानों का बैच बना करके भेजते हैं और वो लोग वहाँ जा कर के उनके द्वारा जो वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन किया जा रहा है और अधिक से अधिक उनको मुनाफा हो रहा है, उसका गुण सीखते हैं। खेती की तैयारी में मिट्टी की जुताई का विशेष महत्व होता है और उसमें टावेदार हैरो एक अत्यंत उपयोगी उपकरण साबित होता है। यह न सिर्फ मिट्टी को भुरभुरा बनाता है बल्कि खरपतवारों को नष्ट कर सतह को समतल करता है, जिससे बीजों की बुआई और सिंचाई में काफ़ी सुविधा होती है। कुछ टावेदार हैरो डिस्क ब्लेड वाले होते हैं जो गहरी जुताई में सहायक होते हैं, वहीं कुछ टाइन ब्लेड वाले होते हैं जो मिट्टी को उलटने पलटने में मदद करते हैं। इसका सही उपयोग खेत की उर्वरता और उत्पादन क्षमता में स्पष्ट बढ़ोतरी करता है।
किसान भाइयों, इस समय धान की रुपाई का उपयुक्त मौसम चल रहा है। ऐसे में भूमि की बनावट और क्षेत्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार उपयुक्त धान की किस्मों का चयन करना बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों की माने तो कम अवधि में पकने वाले धान की प्रजातियां जैसे वैदेही और तुरंता इस समय के लिए उपयुक्त लाभकारी सिद्ध हो सकती है। ये किस्म न केवल जल्दी तैयार होती है बल्कि अच्छी उपज और गुणवत्ता भी सुनिश्चित करती है, जिससे उत्पादन लागत में कमी और लाभ में वृद्धि होती है। अगर किसान तालाब के चारों ओर नींबू और केले के पौधे लगाए तो एक साथ कई फायदे मिल सकते हैं। तालाब का पानी पौधे की सिंचाई के लिए आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है और अगर फल गलती से पानी में गिरते हैं तो वे मछलियों के लिए पोषक आहार का काम करते हैं। यह न सिर्फ पानी की बचत करता है बल्कि एक ही जगह फलों और मछली दोनों का उत्पादन संभव बनाता है। इस तरह की एकीकृत खेती को अपनाकर किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। वैशाली जिले के चंद्रेले निवासी युवा किसान रंजीत कुमार इस तकनीक को अपनाकर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। उन्होंने केले की उन्नत किस्मों का अपनाया है और तालाब आधारित खेती से सकारात्मक नतीजे पाए हैं। यहाँ बरसाइन, अल्पान, कंथाली, मालभोग और चीनिया, ये केला यहाँ पर उपलब्ध होता है और बीट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें खाद, पानी और गोबर की ज़रूरत होती है। एक बीट जो है अप्रॉक्स 1 साल में तैयार हो जाती है और आपको मान के चलिए कि सालाना अगर 10 कट्ठा का प्लॉट है तो साल में आपको 50 से 55 हज़ार रुपये खर्च होंगे और महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये का केला कट जाता है। चलिए अब मिलते हैं एक ऐसे प्रगतिशील किसान से जिन्होंने मेहनत और सूझबूझ से खेती को लाभकारी व्यवसाय बना दिया है। ग्राम मखदुमपुर, पोस्ट सरसई, जिला वैशाली के राकेश कुमार ने मात्र आधा एकड़ जमीन में मक्का और बैगन की मिश्रित खेती करके अपनी आमदनी को दोगुना कर दिखाया है। राकेश जी का कहना है कि इस तरह की खेती में ज्यादा लागत नहीं आती, लेकिन उत्पादन और मुनाफा उम्मीद से कई ज्यादा होता है। उनका अनुभव यही कहता है कि यदि वैज्ञानिक विधियों और सही समय का ध्यान रखा जाए तो कम जमीन से भी अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। आइए सुनते हैं उनकी अपनी जुबानी यह प्रेरणादायक कहानी। अभी तत्काल बैगन का और मक्का का किए हुए। मक्का कितने एकड़ में लगाया? हाफ एकड़। क्या आपको लागत लगी थी? मक्का लगाने में ज़्यादा लागत नहीं है। हाफ एकड़ लगाने में लगभग इसका है 7-8 हज़ार रुपया। मुनाफा 50%। किसान भाइयों, आइए जानते हैं पटना के प्रमुख बाजारों में आज के आलू और प्याज के ताज़ा मंडी भाव। पिछले सप्ताह के मुकाबले भाव में मामूली बदलाव देखा गया है। लाल आलू 2200 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 2000 रुपये प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 2300 रुपये प्रति क्विंटल। आइए अब एक नजर डालते हैं आज के अनुमानित तापमान पर। आज का अनुमानित तापमान है अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। हालिया मौसम फलों और हरी सब्जियों के लिए अनुकूल है, बशर्ते आप जल निकासी का ध्यान रखें और फसलों की निगरानी में लापरवाही ना करें। यही समय है जब थोड़ी सावधानी आपके उत्पादन को दोगुने कर सकती है। तो यह थी आज की प्रमुख खेती बाड़ी से जुड़ी जरूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती हैं। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। किसान भाइयों नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और मैं हूं शांति भूषण। किसान भाइयों, हम जब बिहार में खेती की चर्चा करते हैं या कृषि आधारित
व्यवसाय की चर्चा करते हैं तो बाकी सब व्यवसाय तो है ही, लेकिन मछली जिसमें सरकार और आपके प्रयास, मतलब हम यूँ कहें सरकार, वैज्ञानिक और आपके प्रयास से बिहार में यह उद्योग का रूप ले चुका है। अगर आप मछली का बीज, जिसको हम लोग जीरा भी कहते हैं, मछली का बीज अगर सही नहीं मिला आपको तो आपकी सारी खेती बेकार है, सारे मेहनत बेकार है, सारा व्यवसाय ठप पड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। मछली का बीज भी एक व्यवसाय है, मछली के बीज से व्यवसाय है, मछली का बीज भी व्यवसाय है। तो आज हम बात करते हैं मछली का बीज व्यवसाय कैसे है, मतलब हैचरी से मछली बीज उत्पादन एक बेहतर व्यवसाय कैसे है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मत्स्य प्रशिक्षण संस्थान पटना मीठापुर की कनीय व्याख्याता डॉक्टर पूजा हमारे साथ हैं। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। चर्चा तो आपने सुनी कि मछली का बीज किस तरह से हमारे किसानों के लिए बेहतर हो सकता है। सवाल भी हमारा पहला यही होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका भूषण जी। मछली पालन या मत्स्य पालन में 3 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। मेरे सीनियर्स ने एक बार मुझे बताया था कि सीड, फीड और ब्रीड अगर किसी ने मैनेज कर लिया तो मत्स्य पालन में उसे कोई नहीं रोक सकता। इसी कड़ी में आज बात करते हैं मत्स्य बीज के बारे में, यानी फिश सीड के बारे में। खेती में भी बीज जितना गुणवत्ता युक्त होगा, उत्पादन उतना ही अच्छा होगा। उसी प्रकार मत्स्य पालन में भी बीज जितना गुणवत्ता युक्त होगा, उत्पादन और उत्पादकता उतनी ही बढ़िया होगी। जब अच्छे बीज के बारे में बात करते हैं तो स्वास्थ्य, प्रजाति और मछली के जो माता पिता है, यानी जो प्रजनक मछलियां हैं जिन्हें ब्रूडर्स कहा जाता है, यह उन पर भी निर्भर करता है। ब्रूडर्स यानी कि नर और मादा, जिनसे शुक्राणु और अंडा निकलते हैं, जिनसे मिलकर बीज तैयार किया जाता है। यह बीज अब हैचरियों में तैयार किया जा रहा है। कई सारी मत्स्य हैचरियाँ हमारे राज्य में चलित हैं और इन हैचरियों में गुणवत्ता युक्त बीज का उत्पादन किया जा रहा है। जब हम बीज के बारे में बात करते हैं तो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि गुणवत्ता युक्त बीज होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले बीज है क्या? बीज वह होता है जिसे हम तालाब में डालते हैं या नर्सरी में डालते हैं और फिर वे बड़ी हो जाती हैं और बड़ी होकर के 1 केजी या 1.5 केजी की मछली होती है, जिसे आप बाज़ार में पहुंचाते हैं। तो बीज का मतलब सिर्फ छोटा बच्चा ही नहीं है। बीज का मतलब है छोटा स्पॉन, फ्राई, फिंगरलिंग और ईयरलिंग। इन 4 कैटेगरीज में बीज को मुख्यतः बांटा गया है। स्पॉन यानी अंडे के अंदर से निकला हुआ बच्चा, ठीक 30 से 45 दिन के बाद वह फ्राई में कन्वर्ट हो जाता है। 60 से 90 दिनों के बाद फिंगरलिंग में, और 6 महीने से 1 वर्ष का अगर समय दिया जाए तो ईयरलिंग या बौना बीज में। तो बीज कहने मात्र से हमारे दिमाग में एक शारीरिक आकृति आती है कि छोटे बच्चे के बारे में बात हो रही है, लेकिन बीज आपका छोटा से छोटा बच्चा यानी कि स्पॉन, फ्राई, फिंगरलिंग यानी अंगुली के साइज़ का, या ईयरलिंग भी हो सकता है। बीज जिस भी साइज़ या जिस भी शारीरिक आकृति, जिस भी वज़न के मछली के बच्चे को आप तालाब में डालते हैं उत्पादन के लिए, वही आपका बीज है। वो उसकी पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा अच्छा ब्रूडर है, ब्रूडर कौन बढ़िया है और कौन अच्छा बीज दे सकता है हमें? क्योंकि ये एक बहुत जो कर रहे हैं उनके लिए तो बेहतर है, लेकिन जो नए जुड़ना चाहते हैं इस व्यवसाय से या करना चाहते हैं, उनके लिए कैसे पहचानें उसको, ब्रूडर को कैसे पहचानें? जब हम बात ब्रूडर्स की कर रहे हैं, इसका यह मतलब है कि हम प्रजनक मछलियों के बारे में बात कर रहे हैं। ये प्रजनक मछलियाँ यानी कि नर और मादा, ये ऐसी मछलियाँ हैं जो अगर नर है तो शुक्राणु रिलीज़ करने में सक्षम है और अगर मादा है तो अंडा देने में सक्षम है। यह जो मौसम अभी चल रहा है मानसून का या बारिश का मौसम जो चल रहा है, ये प्राकृतिक रूप से प्रजनन करने का ही समय है। इस समय नदियों में या जलाशयों में जहाँ पर भी पानी की तरंगें होती हैं, जहाँ पर भी पानी चलित होता है, वहाँ पर बिल्कुल जहाँ पानी का प्रवाह होता है
वहाँ पर मछलियाँ प्राकृतिक रूप से प्रजनन करती हैं। लेकिन अगर हमारे पास हैचरी है तो हमें प्राकृतिक रूप से प्रजनन करने के बजाय कृत्रिम रूप से प्रजनन कराने की व्यवस्था करनी होगी। इसीलिए हम हैचरी का रास्ता अपनाते हैं। प्रजनक मछलियाँ यानी कि नर और मादा की पहचान के बारे में आपने बात करी थी। तो प्रजनक मछलियों को कैसे पहचानेंगे? मछलियों के पास गलफड़े यानी कि जो ओपरकुलम है उसका भाग, जहाँ जिसे हम अपनी तरफ खींचते हैं तो गलफड़ा नज़र आता है, यह ओपरकुलम का भाग अगर खुरदरा है तो प्रजाति है नर और अगर चिकना है तो प्रजाति है मादा। दूसरी पहचान के बारे में बात करें तो ओपरकुलम के बिल्कुल पास ही एक पंख होता है जिसे पेक्टोरल फिन कहा जाता है। पेक्टोरल फिन को छूकर भी बता सकते हैं प्रजाति नर है या मादा। अगर पेक्टोरल फिन खुरदरा है तो प्रजाति है नर और अगर पेक्टोरल फिन चिकना है तो प्रजाति है मादा। कृत्रिम तरीके से हम हैचरी में बेहतर बीज उत्पादन कैसे करेंगे, इसके लिए क्या क्या अहर्ताएँ हैं और इसके निर्माण, इसके व्यवसाय करने के लिए, और दूसरी कि इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किस तरह से किया जाता है। मत्स्य बीज हैचरी के लिए आपको बहुत बड़े ज़मीन की आवश्यकता नहीं है। बस इतना होना चाहिए कि आप चंद टैंक या बड़े पूल टैंक बना सके, जैसे ब्रीडिंग पूल, अंडा कलेक्शन करने का चेम्बर या अंडे में से स्पॉन बनाने का चेम्बर जिसको हम इंक्यूबेशन पूल कहते हैं, और फिर छोटी छोटी नर्सरीज़। इसके बारे में अगर विशेष चर्चा करें तो ब्रीडिंग पूल में नर और मादा को डाला जाता है और कृत्रिम तरीके से पानी में प्रवाह बनाया जाता है। ब्रीडिंग पूल के नीचे पाइप्स लगे होते हैं, वो पाइप आगे की तरफ दबे हुए होते हैं, यानी पानी के प्रवाह तेज़ी से निकले इसलिए। अब ये पानी इस प्रकार से घूमता होता है और ऊपर से झरने लगे होते हैं, शावर्स, जिससे मछलियों को ऐसा लगता है कि मॉनसून है, बारिश का समय है और वे नदियों में हैं। इसको और प्रभावी बनाने के लिए हॉर्मोन्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं मछलियों को। अगर मादा है तो उन्हें 2 इंजेक्शंस लगते हैं और अगर नर है तो उन्हें 1 इंजेक्शन लगता है। ये इंजेक्शन प्राकृतिक भी हो सकता है, यानी मछलियों की जो पीयूष ग्रंथि है जो उनके मस्तिष्क में होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे यूज़ करके किया जा सकता है, या फिर बाज़ार में कई तरह के सिंथेटिक हार्मोन्स मिलते हैं। अगर बीज डालने की बात आती है, तालाब में बीज डालने की बात आती है तो हमारा दिमाग आज भी बंगाल चला जाता है, लेकिन आत्मनिर्भर हम बन सकते हैं और बन रहे हैं मछली उत्पादन में, बीज उत्पादन में। और आप भी कोशिश करें कि यह आप मछली बीज उत्पादन में आप भी जुड़े ताकि हमारा राज्य इसमें आत्मनिर्भर हो सके और हम हमारा राज्य बेहतर और बेहतर कर सके मछली उत्पादन में। इतनी अच्छी जानकारी पूजा जी आपने दी, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। विशेषज्ञ से मिली उपयोगी जानकारी निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का, आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है।
ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं
और हमें शहद भी मिल रहा है। तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आए और रोजगार के अवसर बढ़ाए। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञों की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।